हमने ऐसा कहा कि सभी जिम्नोस्पर्म हेट्रोस्पोरस होते हैं, मतलब दो प्रकार के स्पोर बनेंगे, स्मॉल साइज माइक्रोस्पोर, लार्ज साइज मेगास्पोर। इस पूरे पॉइंट को हम एक जिम्नोस्पर्म का एग्जाम्पल लेते हुए समझेंगे कि ये क्या बताना चाह रहा है, कैसा इनका अरेंजमेंट है। ये डेवलपमेंट हमने लिया एग्जाम्पल साइकस का। साइकस में ये एक मेल कोन है। कोन शब्द का उपयोग हम पहले से भी करते हुए आए हैं। कोन या स्ट्रोबिलस किसको कहते हैं, जिसमें स्पोरोफिल्स का अरेंजमेंट होता है। इस कोन के अंदर, यहां डायग्राम पे ध्यान देना है, कोन के अंदर ये मॉडिफाइड लीव्स है जो कहलाती है क्या, स्पोरोफिल। स्पोरोफिल शब्द क्या उपयोग करते हैं हमारे, ऐसी मॉडिफाइड लीफ, ऐसी फर्टाइल लीफ जिन पर स्पोरेंजिया बनेंगे उसको क्या बोलते हैं, स्पोरोफिल बोलते हैं। और क्योंकि इनके ऊपर माइक्रोस्पोरेंजिया बनेंगे तो इसका नाम क्या हो गया, माइक्रोस्पोरोफिल। तो ऐसी मॉडिफाइड लीफ जिस पर माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप हो वो कहलाएगी क्या, माइक्रोस्पोरोफिल। ये सब पत्तियां हैं माइक्रोस्पोरोफिल्स हैं, जिन माइक्रोस्पोरोफिल्स पर ये स्पोरेंजिया डेवलप हो रखे और उसमें से एक को क्या बोल रहे हैं, स्पोरेंजियम। इस डायग्राम पर ही पहले ध्यान देना है। तो ये माइक्रोस्पोरोफिल्स का जो एक कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट हो गया, यही क्या कहलाता है, मेल कोन कहलाता है। एनसीईआरटी कहता है कि माइक्रोस्पोरोफिल्स का कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट क्या कहलाएगा, मेल कोन। और मेगा वाला क्या कहलाएगा, आगे डायग्राम में भी आएगा, वो कहलाता है फीमेल कोन। बन भी सकती है, नहीं भी बन सकती है। मेल में स्पष्ट कोन का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पर ये मेल कोन आपको पहले दिखाई दे रहा है, जिसमें ये बहुत सारी माइक्रोस्पोरोफिल्स इस प्रकार से अरेंज्ड हैं और उन पर माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप हो रखे हैं। यहाँ साइकस के केस में इन लीव्स के, इन मॉडिफाइड लीव्स के लोअर सरफेस पर ये इसका एक्सिस है और दोनों तरफ ये पत्तियों जैसे मॉडिफाइड स्ट्रक्चर बने हैं, जिनके नीचे आप देख रहे हैं स्पोरेंजिया बने। अब क्या आगे डेवलपमेंट चलेगा, ये साइकस जो एक जिम्नोस्पर्म है उसका एग्जांपल लेते हुए पूरी स्टोरी यहां पर चल रही है। ये स्टैंडर्ड एग्जांपल है। माइक्रोस्पोरोफिल के लोअर सरफेस पर माइक्रोस्पोरेंजिया, उसमें से एक माइक्रोस्पोरेंजियम। नीचे बताया देयर ग्रुप इज कॉल्ड सोरस। ऐसे बहुत सारे माइक्रोस्पोरेंजिया का एक ग्रुप का नाम होता है सोरस। एक ग्रुप कहलाता है सोरस और उसका प्लूरल है सोराई। अब ये मल्टीपल इतनी टर्म क्यों बतानी पड़ती है, क्योंकि एग्जाम में कौन सी टर्म से क्वेश्चन आ जाए वो हमसे पूछ के नहीं लिखता है क्वेश्चन में, तो मैं इनको कनेक्ट करूंगा। माइक्रोस्पोर रखने वाला सिंगल स्पोरेंजियम माइक्रोस्पोरेंजियम। ऐसे माइक्रोस्पोरेंजियम कई सारे हो तो उनके लिए कॉमन वर्ड माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया का ग्रुप, एक ग्रुप का नाम सोरस, मल्टीपल ग्रुप्स का नाम सोराई। तो ये सब डायग्राम में भी आ जाते हैं। एनसीईआरटी ने इसका फोटो बहुत अजीब सा एक साइकस प्लांट बनाकर दिया है और बस उसी से उसने काम चला लिया। हमने यहाँ क्लैरिटी से इसको पहचाना है। जो एनसीईआरटी अपनी थ्योरी में कहेगा वही सब मैंने लिखा हुआ है, बिल्कुल एक्यूरेट वही लिखा है, लेकिन हाँ डायग्राम एनसीईआरटी से एक्स्ट्रा लिए हैं तभी समझ में आएगा। तो ऐसे माइक्रोस्पोरेंजिया के ये ग्रुप्स आ गए जो कहला रहे हैं सोराई। इसमें से एक माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर शुरू में क्या प्रेजेंट होते हैं, शुरू में होते हैं उसके अंदर ये स्पोर मदर सेल्स होते हैं जिनका काम माइक्रोस्पोर बनाने का है। यहां एकदम बहुत आसान हो जाएगा समझना। स्पोर मदर सेल में क्या हो गया, मियोसिस। ये स्पोर मदर सेल कैसा था, 2n, और इस डिप्लॉइड 2n सेल्स में मियोसिस हो गया और क्या बन गए, माइक्रोस्पोर्स बन गए। ये कैसे हैं, n हैप्लॉइड। तो कोन के अंदर जो कंपोनेंट थे वो कैसे, डिप्लॉइड। माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर प्रेजेंट सेल्स शुरू में कैसे थे, डिप्लॉइड, स्पोर मदर सेल्स थे। मियोसिस से क्या बन गए, माइक्रोस्पोर बन गए। जब ये माइक्रोस्पोर बन गए तो अब ये अभी तुरंत रिलीज नहीं होंगे। यहां माइक्रोस्पोर्स में फर्दर डिवीजन होगा, माइटोटिक डिवीजन होगा और सेल की संख्या बढ़ेगी। सामान्य तौर पर यहां पर आगे डिवीजन होता है, एक बार 2 सेल बने उनमें से फिर एक और डिवाइड करता है,
मतलब टोटल 3 सेल बन जाते हैं और बनता है क्या? पोलन ग्रेन। क्या बन जाता है? पोलन ग्रेन। ये माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर बहुत सारे पोलन ग्रेन्स हैं। अब देखो, जो एनसीईआरटी कहता है, मैंने बिल्कुल वही स्टोरी चलाई है। जब आप इस डायग्राम के सामने एनसीईआरटी रख के पढ़ेंगे, बिल्कुल क्रिस्टल क्लैरिटी से सब दिखाएगा। मैं एक बार फिर गाड़ी चलाऊंगा। मेल कोन, मेल कोन के अंदर माइक्रोस्पोरोफिल्स, माइक्रोस्पोरोफिल्स में उनके लोअर सरफेस पर क्या दिख रहे हैं? माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर स्पोर मदर सेल्स, या कह सकते हैं आप माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, थोड़ा और बड़ा कर सकते हैं क्योंकि माइक्रोस्पोर बना रहे हैं। माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, उसमें मियोसिस, क्या बन गए? माइक्रोस्पोर। क्या ये माइक्रोस्पोर रिलीज हो जाएंगे? नहीं, अभी ये और डिवाइड करेंगे और माइटोटिकली डिवाइड करके क्या बनाएंगे? पोलन ग्रेन। इस फॉर्म में रिलीज होते हैं। ये शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपने इससे पहले कहीं पर ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट किसी स्टेज में पोलन ग्रेन शब्द का उपयोग नहीं किया, क्योंकि वहां पर क्या रिलीज हो जाते थे? माइक्रोस्पोर ही मिट्टी में गिर जाते थे। जहां माइक्रोस्पोर मिट्टी में नहीं गिरेंगे और वो क्या बनाएंगे? पोलन ग्रेन। और पोलन ग्रेन भी जाके मिट्टी पे नहीं गिरेगा, वो पोलिनेशन करने का काम करेगा, जो आगे डायग्राम में कनेक्ट होगा। तो ये पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन हो गया। इस पोलन ग्रेन को एनसीईआरटी कहता है कि ये रिड्यूस्ड मेल गैमेटोफाइट है। रिड्यूस्ड मेल गैमेटोफाइट कहने का क्या मतलब हुआ? अगर माइक्रोस्पोर मिट्टी में गिरते तो मिट्टी में गिरने के बाद वहां गैमेटोफिटिक प्रोथैलस या थैलस बनाते? ऐसा तो हुआ ही नहीं। मिट्टी में गिर के कोई ग्रीन स्ट्रक्चर तो बना ही नहीं। ये तो पोलन ग्रेन बन के अभी यही है और सीधे पोलिनेशन करेंगे, मिट्टी में जाएंगे ही नहीं। तो इसका मतलब ये स्ट्रक्चर बहुत रिड्यूस हो गया है। ये इंडिपेंडेंट सर्वाइवल की एबिलिटी नहीं रखता है, केवल डायरेक्ट पोलिनेशन के काम आता है। सो पोलन ग्रेन इज व्हाट? रिड्यूस्ड मेल गैमेटोफाइट। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये पोलन ग्रेन के लिए। पोलन ग्रेन क्या है? रिड्यूस्ड मेल गैमेटोफाइट है। यहां मैंने मेंशन भी कर दिया कि ये रिड्यूस्ड मेल गैमेटोफाइट है। रिड्यूस्ड मेल गैमेटोफाइट है पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन जब रिलीज होगा तो क्या करेगा? पोलिनेशन करेगा। कहां जाएगा? फीमेल गैमेट को फर्टिलाइज करने जाएगा। लेकिन फीमेल गैमेट का फर्टिलाइजेशन पढ़ने से पहले उसका भी डेवलपमेंट पढ़ना पड़ेगा। अब ये हमने पोलन ग्रेन बनने की कहानी जान ली, मेल गैमेटोफाइट बनने की कहानी जान ली। अब इसी प्रकार से फीमेल गैमेटोफाइट बनने की स्टोरी भी हम लोग पहचानेंगे। ये आ गया उसका नंबर डिस्कशन का। फीमेल गैमेटोफाइट कहां बन रहा है? ये साइकस के केस में ये मेगास्पोरोफिल, मेगास्पोरोफिल्स है ये। मल्टीपल यहां पर ये ओव्यूल नजर आ रहे हैं, या मेगास्पोरेंजियम नजर आ रहे हैं। ओव्यूल का ही नाम है मेगास्पोरेंजियम, इधर लिख दिया। ओव्यूल ही क्या कहलाता है? मेगास्पोरेंजियम कहलाता है। मेगास्पोरेंजियम के लिए यहां पर जो दूसरा टर्म है क्या है? ओव्यूल है। अब आप देख रहे हैं यहां पर आपको कोन जैसा स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा। इसीलिए मैंने पहले भी कहा था कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसमें कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट नहीं है। कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट ना होने के कारण कोन तो नहीं बनी, और कोन ना बनने से यहां पर छोटी छोटी लीव्स के आसपास ये मेगास्पोरेंजियम का फॉर्मेशन हुआ। उनमें से हमने एक मेगास्पोरेंजियम को हाईलाइट किया है। ये एक ओव्यूल है। एक ओव्यूल का डिटेल डायग्राम बनाया बड़ा, कैसे कैसे कंपोनेंट है पहचानना जरा। इस एक बड़े ओव्यूल में क्या क्या मेन कंपोनेंट है? इस एक बड़े ओव्यूल के अंदर ये आपको यहां पर जो नजर आएगा, ये अंदर ये जो ग्रीन वाला पार्ट जिसमें थोड़ी मैंने डैश लाइन की है, ये कहलाता है न्यूसेलस। ये कहलाता है न्यूसेलस। संभल के चलना है, न्यूक्लियस नहीं बोल रहा हूं। न्यूक्लियस अलग टर्म है, वो सेल वाले न्यूक्लियस की बात नहीं हो रही है। क्या कहलाता है? न्यूसेलस। इसके बाहर ये एक कवरिंग प्रेजेंट है। ये कवरिंग क्या कहलाती है? इंटेग्यूमेंट। ये कवरिंग कहलाती है इंटेग्यूमेंट। ओव्यूल की कवरिंग का नाम याद करना है।
ओव्यूल की कवरिंग का नाम इंटेग्यूमेंट, उसके अंदर का मुख्य भाग न्यूसेलस। इस न्यूसेलस में ही जो खुद डिप्लॉयड है, एक सेल बिहेव करेगा मेगास्पोर मदर सेल के रूप में जो डिप्लॉयड है। अगले पॉइंट पर तब जाऊंगा जब इतने को ही फिर से बताऊंगा। ये मल्टीपल ओव्यूल्स, इन मल्टीपल ओव्यूल्स में से ये एक ओव्यूल का डिटेल डिस्क्रिप्शन लिया। ओव्यूल की कवरिंग का नाम इंटेग्यूमेंट। ओव्यूल डिप्लॉयड है, उसके अंदर रखा हुआ टिश्यू न्यूसेलस कहलाता है और वो भी डिप्लॉयड होता है। इसी न्यूसेलस में से एक सेल मेगास्पोर मदर सेल कहलाता है। बिल्कुल एनसीईआरटी की थ्योरी है, आप बराबर में एनसीईआरटी रख ले, वहीं पर सब ये कहानी मिलेगी। जैसा मैंने पहले भी कहा, वो बिना डायग्राम के चल रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आएगा बिना डायग्राम के। मैं डायग्राम के साथ चल रहा हूं, बस इतना अंतर है। इसी न्यूसेलस में से एक सेल बिहेव कर रहा है किसके रूप में? मेगास्पोर मदर सेल के रूप में। इस मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस होगा और मियोसिस होने से यहां पर क्या बनेंगे? मेगास्पोर्स। ये कैसा था? 2n, और ये क्या बन गए? n। मेगास्पोर्स बन गए। आई रिपीट, मेगास्पोर मदर सेल में क्या होगा? मियोसिस। ये ले आए कनेक्टिविटी, ये लिख दिया मियोसिस। मेगास्पोर मदर सेल के मियोसिस से क्या बन गए? मेगास्पोर्स। ये मेगास्पोर मदर सेल भी किसके अंदर था? न्यूसेलस के। न्यूसेलस के बाकी सेल अभी भी डिप्लॉयड रहेंगे। दोनों तरफ एरो लगा रखा है, देखो मैंने, इधर भी न्यूसेलस, इधर भी न्यूसेलस। एक ही लिखे हुए से लेबलिंग से काम चला है, तो ये दोनों तरफ जा रहा है। तो ये न्यूसेलस के जो सेल्स हैं ये तो डिप्लॉयड है, पर यहां न्यूसेलस के अंदर कुछ हैप्लॉयड सेल बन गए। ये 4 हैप्लॉयड सेल क्या कहला रहे हैं? मेगास्पोर्स। ओव्यूल के अंदर बने हुए मेगास्पोर्स, लार्ज साइज के स्पोर्स बन गए। 4 कितने बने? 4। इन 4 में से ऊपर वाले 3 डीजनरेट कर जाएंगे। इन 4 में से ओपनिंग की तरफ के, या तो लिखेगा ऊपर वाले या ओपनिंग की तरफ से, ये ओव्यूल की ओपनिंग है, इसका भी नाम आएगा आगे। ओपनिंग की तरफ के जो 3 मेगास्पोर है वो डीजनरेट कर जाते हैं। एक मेगास्पोर बचता है जिसको क्या बोलते हैं? फंक्शनल मेगास्पोर। ये क्या बच गया? फंक्शनल मेगास्पोर बच गया है। सो आउट ऑफ 4 मेगास्पोर्स 3 डीजनरेट एंड 1 मेगास्पोर रिमेन्स फंक्शनल। नीचे की ओर जो है क्लियर लिखा मैंने डायग्राम पर, 3 पर क्रॉस लगाकर क्या लिखा है? डीजनरेट, और एक को क्या लिखा है? फंक्शनल। बच्चे का सवाल, 3 डीजनरेट क्यों कर गए? ओव्यूल के अंदर इतना न्यूट्रिशन नहीं है कि वो चारों मेगास्पोर का उपयोग करके 4 फीमेल गैमेटोफाइट बनाए, साइज बड़ा बनेगा। इसलिए सीमित न्यूट्रिशन होने पर 4 में से 3 को डीजनरेट कर दिया। एक मेगास्पोर से क्या बनाया जाएगा? फीमेल गैमेटोफाइट बनाया जाएगा। ये हैप्लॉइड मेगास्पोर्स बन गए। तो माइक्रोस्पोर ने क्या बनाया था? मेल गैमेटोफाइट, जिसको क्या कहा था? पोलन ग्रेन। मेगास्पोर क्या बनाएगा? फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा। कैसे बनाएगा दिखेगा अगले डायग्राम में तुरंत। इस स्लाइड को ध्यान से देख लेंगे, फिर अगले इसी से आगे बढ़ेगी स्टोरी, यही डायग्राम से आगे जाएगा। ऑब्जर्व करना है बढ़िया से। फिर यहां पर उस डायग्राम को हम लेकर आए तो यहां पर क्या डेवलपमेंट हुआ ये पहचानना। जो मेगास्पोर फंक्शनल था, उस फंक्शनल मेगास्पोर में डिवीजन हुए और उस फंक्शनल मेगास्पोर के डिवीजन से यहां पर ये फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन हुआ। ये जो व्हाइट कलर से आप देख रहे हैं, ये यहां पर फीमेल गैमेटोफाइट है। और जो न्यूसेलस के सेल्स थे, न्यूसेलस टिश्यू के ग्रीन वाले, वो ये चारों तरफ फैलते चले गए। बीच में जगह दे दी उन्होंने फीमेल गैमेटोफाइट के डेवलपमेंट को। इस प्रकार से फैलाव होगा। फिर मैंने इसका, ये तो डेवलपमेंटल स्टेज आ गई, इसका फाइनल मैच्योर स्ट्रक्चर का फुल डिटेल डायग्राम बनाया। डायग्राम पर ध्यान देंगे, एकदम क्लियर दिखेगा। क्या है ये? बाहर इतनी मोटाई, अब डायग्राम की थिकनेस बढ़ा दी है, ये मोटाई क्या है? इंटेग्यूमेंट। अब क्या किया? इंटेग्यूमेंट में भी थोड़ी नॉलेज बढ़ा दी, 3 हिस्से बांट दिए। इंटेग्यूमेंट की आउटर लेयर फ्लैशी है। इंटेग्यूमेंट
के बीच में ये जो एक थिक लाइन दिख रही है, मिडल लेयर स्टोनी है, मतलब हार्ड लेयर है, और इंटेग्यूमेंट के अंदर फिर से फ्लैशी लेयर प्रेजेंट है। तो किसी जिम्नोस्पर्म के ओव्यूल में आपको, खासकर साइकस का ही सवाल पूछेगा, साइकस के ओव्यूल में या सामान्य रूप से भी कहे जिम्नोस्पर्म के ओव्यूल में आउटर फ्लैशी लेयर, मिडल स्टोनी लेयर एंड इनर फ्लैशी लेयर, ये 3 लेयर तो प्रेजेंट है किसमें, इंटेग्यूमेंट कवरिंग में। इंटेग्यूमेंट कवरिंग के अंदर कौन सा टिश्यू था, सही शब्द याद करना है, न्यूसेलस। कौन सा टिश्यू था, न्यूसेलस। ये डिप्लॉइड टिश्यू बताया था। इसी में से एक सेल ने मेगास्पोर मदर सेल के रूप में बिहेव किया था और मेगास्पोर बनाया था। 4 में से 3 मेगास्पोर डिजेनरेट हो गए, 1 मेगास्पोर जो बचा उसमें डिवीजन होता चला गया और अंदर ये व्हाइट कलर वाला क्या बन गया, फीमेल गैमेटोफाइट। ये यहां थोड़ा बड़ा स्ट्रक्चर दिखाया है, ये फीमेल गैमेटोफाइट बन गया, ये लिखा आपके सामने, फीमेल गैमेटोफाइट बन गया। यही एंडोस्पर्म भी कहलाता है जिम्नोस्पर्म के अंदर, उसको भी और एक्सप्लेन करूंगा। पहले इस बात पे ध्यान देना है कि क्या बन गया, फीमेल गैमेटोफाइट। इस फीमेल गैमेटोफाइट में क्या बने हुए नजर आ रहे हैं, आर्किगोनिया। ये आर्किगोनिया यहां बन गए और न्यूसेलस के ये ग्रीन वाले टिश्यू इसके आसपास फैले हुए हैं। इस ओव्यूल की जो ऊपर ओपनिंग है वो क्या कहलाती है, माइक्रोपाइल। मैंने कहा था ना ओपनिंग की चर्चा भी आएगी। ओपनिंग ऑफ ओव्यूल इज कॉल्ड माइक्रोपाइल। यहीं से पोलन ग्रेन्स की एंट्री होगी, यहां पर पोलन ग्रेन्स की एंट्री होगी। किसको फर्टिलाइज करने आएंगे, आर्किगोनिया को। अब आप अगर पीछे की स्टोरी थोड़ी याद है तो आप जरा कंपेयर करके देखो, क्या यह फीमेल गैमेटोफाइट मिट्टी में ग्रो कर रहा है क्या, ना, इंडिपेंडेंट नहीं है। क्या ये पोलन ग्रेन जाके मिट्टी में ग्रो कर रहे हैं क्या, ना। इसका मतलब ना तो मेल गैमेटोफाइट की इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है और ना ही फीमेल गैमेटोफाइट की। मेल गैमेटोफाइट रिमेन्स इन द फॉर्म ऑफ पोलन ग्रेन, फीमेल गैमेटोफाइट रिमेन्स इनसाइड ओव्यूल। दोनों में से किसी की भी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है। एनसीईआरटी की लैंग्वेज ऐसे कहती है, अनलाइक ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट, मतलब ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट की तुलना में यदि देखें तो वहां तो आप देख रहे थे कि जो उनकी गैमेटोफिटिक जनरेशन थी उसकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस थी, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। इतने को पहले पहचान लेंगे। और फीमेल गैमेटोफाइट जो ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट है, यही क्या बना रहा है अपने अंदर, आर्किगोनिया बन गया। आर्किगोनिया के अंदर ये बड़ा डॉट नजर आ रहा है, क्या है, एग है। इसी का फर्टिलाइजेशन होगा आगे। अभी आपने तैयारी दोनों की पूरी कर ली, पोलन ग्रेन बना लिए। पोलन ग्रेन कहां आएंगे, यहां आएंगे माइक्रोपाइल से, और इन आर्किगोनिया को फर्टिलाइज करेंगे आकर। तो दोनों तैयारी कर दी, पोलन ग्रेन बना लिया और ओव्यूल के अंदर फीमेल गैमेटोफाइट बना लिया। अगेन आई रिपीट, जो एक ग्रीन कलर से आपको नजर आ रहा है, ये वही पुराना टिश्यू का फैला हुआ हिस्सा है जो क्या कहलाता है, न्यूसेलस। जहां आकर माइक्रोपाइल से एंटर होने के बाद पोलन ग्रेन ओव्यूल के अंदर डिपॉजिट होंगे, ये कहलाता है पोलन चैम्बर। स्टार लगा दीजिए मैंने इस पर, धोखा दिया जाता है यहां पर। पोलन ग्रेन जहां बनते हैं जिम्नोस्पर्म में, वो पोलन चैम्बर नहीं है। पोलन ग्रेन जहां जाकर ओव्यूल में जमा होते हैं वहां पोलन चैम्बर है। तो धोखा देने के लिए सवाल बनाया जाता है, ऑप्शन इतना क्लोज रखता है। तो पोलन ग्रेन जहां बने थे वो क्या था, माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर पोलन ग्रेन बने थे, उसका नाम पोलन चैम्बर नहीं है। जहां जाकर ओव्यूल के अंदर जमा होंगे, मेगास्पोरेंजियम के अंदर या ओव्यूल के अंदर जमा होंगे, वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा ये पोलन चैम्बर कहलाएगा। यहां आकर जमा होंगे और फिर धीरे धीरे ये इन आर्किगोनिया को फर्टिलाइज करेंगे। ये पॉइंट बचता है। इनके फर्टिलाइजेशन होने के बाद ये फीमेल गैमेटोफाइट बाद में न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करेगा। इसलिए जिम्नोस्पर्म में जो फीमेल गैमेटोफाइट है, जो बाद में न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करता है, जो हैप्लॉइड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मतलब एकदम 5 स्टार पॉइंट है। इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जिम्नोस्पर्म में जो एंडोस्पर्म है वो क्या है, हैप्लॉइड है। वो क्या है, हैप्लॉइड है। क्योंकि
कौन एंडोस्पर्म का रोल प्ले कर रहा है? गैमेटोफाइट ही एंडोस्पर्म का रोल प्ले कर रहा है। अगेन आई से केयरफुली अंडरस्टैंड द डायग्राम। आप लोगों ने पहले मेल गैमेटोफाइट मतलब पोलन ग्रेन का जर्मिनेशन पढ़ा, और अब फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन पढ़ा ओव्यूल के अंदर। मेल गैमेटोफाइट is represented by pollen grain which is reduced to male gametophyte. Female gametophyte also remains inside ovule which has archegonia. ये आपके सामने आर्किगोनिया है। पोलन ग्रेन आकर इन्हीं को फर्टिलाइज करने का काम करेंगे। ये दोनों का डेवलपमेंट तैयार हो गया। अब ये अगेन एनसीईआरटी के पॉइंट आते हैं, उनमें मैंने ये जो ग्रीन से लिख रहे हैं केवल ये टर्म अपनी तरफ से लिखे हैं, बाकी एनसीईआरटी की कहानी है। आपने दो प्रकार के स्पोरोफिल्स देखे। माइक्रोस्पोरोफिल का कौन बन रहा था? मेल कौन, और फीमेल कौन बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता, डिपेंड करता है कि वो कॉम्पैक्ट है या नहीं है। अब अगर वो सेम ट्री पर स्ट्रोबिला मे बी बोर्न ऑन सेम ट्री एज इन पाइनस, तो वो ट्री कहलाता है मोनोशियस। एक ही ट्री पर मेल और फीमेल दोनों प्रकार के कोन बनेंगे, मतलब पोलन ग्रेन बनाने वाला कोन भी उसी ट्री पर है और जिसको फर्टिलाइज करना है वो भी उसी ट्री पर है। सिंगल ट्री पर दोनों कोन, मोनोशियस। अगेन ऐसे संभल के चलना है, बहुत लोग पढ़ने के बावजूद गलत करते हैं इसको। दोनों कोन एक ट्री पर, मोनोशियस, और एक ट्री पर एक ही कोन है तो डायोशियस। टर्म थोड़े दिखने में उल्टे लगते हैं पर ऐसे ही है, ट्री के हिसाब से है टर्म। ये ट्री एक ही है, उस पर दोनों कोन है तो मोनोशियस। और मेल कोन वाला ट्री अलग है, मतलब मेल ट्री अलग है, और फीमेल कोन वाला ट्री अलग है। मेल एंड फीमेल कोन्स ऑन डिफरेंट ट्रीज, डिफरेंट ट्रीज पर है। किसमें? जैसे साइकस में, तो ये प्लांट क्या कहलाते हैं? डायोशियस। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। पाइनस मोनोशियस है, एक ही पेड़ पर दोनों प्रकार के कोन पाए जाते हैं, पोलन ग्रेन बनाने वाला भी और ओव्यूल वाला भी। साइकस डायोशियस है, मतलब साइकस में मेल प्लांट अलग होता है और फीमेल प्लांट अलग होता है। मेल प्लांट क्या बनाएगा? माइक्रोस्पोरोफिल वाला स्ट्रक्चर। फीमेल प्लांट क्या बनाएगा? मेगास्पोरोफिल वाला स्ट्रक्चर। ये अरेंजमेंट हो गया। इसका मतलब आप कहेंगे कि अच्छा ये मीनिंग है कि ये जो हम पढ़ रहे हैं, मेल कोन एक स्ट्रक्चर हो गया और ये फीमेल वाला आ गया। साइकस में ये अलग अलग प्लांट पर है, डायोशियस है। पाइनस का केस होगा तो दोनों सेम प्लांट पर है। अब ये डेवलपमेंट जानने के बाद अगला पॉइंट आ गया डिस्कशन में, जो मैंने थ्योरेटिकली बोला भी वहां पीछे समझाते हुए, ये एनसीईआरटी की लाइन। अनलाइक ब्रायोफाइट्स एंड टेट्रोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स हैव नो इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस ऑफ मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट। इनमें इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है। पोलन ग्रेन मिट्टी में गिरकर जर्मिनेट नहीं होता है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं रखेगा। फीमेल गैमेटोफाइट जो ओव्यूल के अंदर बना है वहीं रहेगा, बाहर जाएगा ही नहीं, वो मिट्टी में गिरेगा ही नहीं। तो दोनों में से किसी की इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है। दे रिमेन इनसाइड स्पोरेंजिया। सब एनसीईआरटी, दे रिमेन इनसाइड स्पोरेंजिया। पोलन ग्रेन इनसाइड माइक्रोस्पोरेंजिया, फीमेल गैमेटोफाइट इनसाइड मेगास्पोरेंजिया। आप क्या सवाल कर सकते हैं? पोलन ग्रेन रिलीज तो होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन क्या रिलीज होके दुनिया में इंडिपेंडेंटली ग्रो करने लगेगा? ना, सीधा फर्टिलाइज करने जाएगा, कहीं वो ग्रो करने जाएगा नहीं। इसका मतलब वो इंडिपेंडेंट, कुछ समय के लिए जो ट्रांसफर हो रहा है विंड वगैरह से, वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं मानी जाती है। इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होती जब कहीं मिट्टी में गिर के ग्रो करता। तो इसका मतलब दोनों में से किसी की भी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है। क्या दोनों का आगे उपयोग होगा? जैसे मैंने लिंक जोड़ा अभी, तुरंत इसी पॉइंट पर आएंगे, यही जुड़ जाएगा। पोलन ग्रेन्स आर रिलीज्ड फ्रॉम मैच्योर माइक्रोस्पोरेंजिया। मैच्योर माइक्रोस्पोरेंजिया में से क्या होगा? पोलन ग्रेन्स रिलीज हो जाएंगे और इनको कौन कैरी करेगा? विंड। कैरिड बाय विंड। कहां लेकर जाएगा? ओव्यूल। मैंने विंड को हाईलाइट किया, इधर भी अंडरलाइन किया, इधर फिर और ब्रैकेट में भी लिखा है। विंड के द्वारा पोलिनेशन हो, विंड पोलिनेशन इज कॉल्ड एनिमोफिली, टेक्निकल टर्म। एनिमोफिली का कहने का मतलब होता है
पोलिनेशन बाय विंड। जिम्नोस्पर्म में केवल विंड के द्वारा ही पोलिनेशन है। जिम्नोस्पर्म में केवल विंड के द्वारा ही पोलिनेशन है और कोई दूसरा साधन पोलिनेशन का नहीं है, मतलब इंसेक्ट, वाटर वगैरह नो। जिम्नोस्पर्म में केवल एक ही प्रकार का पोलिनेशन पाया जाता है। किस फैक्टर की सहायता से? विंड की सहायता से। पोलन ग्रेन्स आर कैरिड बाय विंड टू ओव्यूल। कहां लेकर जाएगा? ओव्यूल। किसका फर्टिलाइजेशन कराना है? ओव्यूल का। पोलन ग्रेन्स एंटर थ्रू माइक्रोपाइल। ओव्यूल में किसके माध्यम से एंटर करेंगे? उसकी ओपनिंग से, माइक्रोपाइल के। एंड डिपॉजिटेड इन पोलन चेंबर। डायग्राम देख लो। पोलन ग्रेन्स एंटर थ्रू माइक्रोपाइल एंड डिपॉजिटेड इन पोलन चेंबर। यही लिखता है ना एनसीईआरटी। पोलन ग्रेन्स माइक्रोपाइल से आएंगे पोलन चेंबर में, ये डिपॉजिट हो जाएंगे। और यहां डिपॉजिट होने के बाद आगे क्या होगा? ओव्यूल के। पोलन चेंबर किसका? ओव्यूल का। अब ये यहां से क्या बनाएंगे? अब ये बनाएंगे जर्मिनेट होकर पोलन ट्यूब। दे फॉर्म पोलन ट्यूब। नया नाम फिर आ गया, फिर अंडरलाइन किया है। जब पहले इससे लोअर प्लांट में कहीं पोलन ग्रेन ही नहीं था तो पोलन ट्यूब कहां से होती? वहां तो मेल गैमीट मोटाइल थे, एंथ्रोजोइड थे, बिना पोलन ट्यूब के पानी में से तैर कर जा रहे थे। यहां मेल गैमीट को ले जाने की जिम्मेदारी एक नए स्ट्रक्चर की आ गई और उसका नाम क्या है? पोलन ट्यूब है, जो पोलन चैम्बर से नीचे आर्किगोनिया के अंदर तक लेकर जाएगा मेल गैमेट्स को, विच रिलीजेस मेल गैमेट्स नियर आर्किगोनिया। और ये पोलन ट्यूब आर्किगोनिया के पास मेल गैमेट्स को क्या कर देगा? रिलीज कर देगा। तो ये जो पॉइंट कहे हैं, विंड पोलिनेशन, पोलन ग्रेन ट्रांसफर और आर्किगोनिया, इनको एक बार डायग्राम पर समझाऊंगा। विंड ने पोलन ग्रेन्स को लाया, माइक्रोपाइल से एंट्री हुई और पोलन चैम्बर में डिपॉजिट कर दिया। पोलन चैम्बर में डिपॉजिट होने के बाद पोलन ग्रेन क्या होंगे? जर्मिनेट होकर क्या बनाएंगे? पोलन ट्यूब नीचे जाएगी और आर्किगोनिया की ओपनिंग के पास मेल गैमेट को रिलीज कर देगी। और अब मेल गैमेट किसको फर्टिलाइज करने जाएंगे? अंदर जो प्रेजेंट है क्या? एग। यही पॉइंट हमने यहां पर ऑब्जर्व किया है। ये तीनों पॉइंट है, तीनों पॉइंट को देख लेंगे, जो बताए हैं 2 बार समझा दिए। पॉइंट्स को खुद रीड करेंगे, फिर अगली स्लाइड पर जाऊंगा। अब यहां पर जब ये सब एक्टिविटी चल गई तो पोलन ट्यूब ने मेल गैमेट को रिलीज कर दिया। अब मेल गैमेट को रिलीज कर दिया तो मेल गैमेट की स्थिति क्या है? साइकस के मामले में जो मेल गैमेट होते हैं वो मोटाइल हैं जी। इस प्रकार के मेल गैमेट होते हैं साइकस में। साइकस में जो ऐसे मेल गैमेट्स हैं ये कहलाते हैं टॉप शेप्ड। टॉप शेप्ड मतलब लट्टू के आकार के। नीचे ये संतरा आपको नजर आ रहा है, नैरो है, ऊपर फैला हुआ है, लट्टू के आकार का स्ट्रक्चर होता है, ये कहलाते हैं टॉप शेप्ड। और इन पर ये सीलिया प्रेजेंट होते हैं, ये छोटे छोटे सीलिया प्रेजेंट हैं। तो ये मल्टी सीलिएटेड स्ट्रक्चर होते हैं या सीलिएटेड गैमेट होते हैं और ये इनके एंथ्रोजॉइड कहलाते हैं। एंथ्रोजॉइड ऑफ साइकस या मेल गैमेट ऑफ साइकस है ये। पूरे प्लांट किंगडम में ये इतने बड़े गैमेट होते हैं कि नेकेड आई से विजिबल होते हैं। लार्जेस्ट इन प्लांट किंगडम। पूरे प्लांट किंगडम में जितने भी प्लांट पाए जाते हैं उनमें साइकस का जो मेल गैमेट है वो सबसे बड़ा मेल गैमेट है। सो क्या क्या सवाल बने साइकस के मेल गैमेट पर? टॉप शेप्ड, सीलिएटेड, लार्जेस्ट इन प्लांट किंगडम। 3 पॉइंट है, तीनों यहां लिखे हुए हैं। टॉप शेप्ड, सीलिएटेड, लार्जेस्ट इन प्लांट किंगडम। इससे रिलेटेड और भी एक सवाल बन सकता है, साइकस में जो ओव्यूल होता है, जो हमने अभी डायग्राम में देखा था, साइकस में जो ओव्यूल होता है ये भी लार्जेस्ट इन प्लांट किंगडम होता है। इससे बड़ा ओव्यूल प्लांट किंगडम में और किसी प्लांट में पाया नहीं जाता। ओव्यूल इज लार्जेस्ट इन प्लांट किंगडम, साइकस ओव्यूल इज लार्जेस्ट इन प्लांट किंगडम। सो साइकस ओव्यूल भी सबसे बड़ा है प्लांट किंगडम में और साइकस का मेल गैमेट भी प्लांट किंगडम में सबसे बड़ा है। यहां पर अब क्योंकि मेल गैमेट में आपको सीलिया नजर आ रहे हैं तो क्या इनमें खुद भी मूवमेंट करने की एबिलिटी है? यस। तो यहां फिर देखो टेक्निकल टर्म जुड़ेंगे। दस फर्टिलाइजेशन इन साइकस इन्वॉल्व्स बोथ जूडियोगेमी एंड सिफोनोगेमी।
ये टेक्निकल टर्म है, मीनिंग बताऊंगा। अगर मेल गैमिट मोटाइल हो, मूव करने की एबिलिटी रखता हो सीलिया फ्लैजिला से, तब उसको बोलते हैं जूडियोगैमी। गैमी मतलब गैमिट्स का फ्यूजन, जू मतलब एनिमल मतलब मूवमेंट। अगर मूवमेंट के माध्यम से गैमिट फर्टिलाइजेशन कराए, मोटाइल गैमिट हो, तो ऐसा फर्टिलाइजेशन क्या कहलाता है? जूडियोगैमी। पोलन ट्यूब के माध्यम से हो, सिफोनोगैमी। साइकस में दोनों प्रॉपर्टी है, मैंने पहले भी कहा, आज फिर बोलता हूं। ब्रायोफाइट pollination in presence of water, male gametes swim, move through water, pteridophytes male gamete move through water। जिम्नोस्पर्म्स के मामले में इवोल्यूशन हुआ, साइकस अकेला मेंबर मिलेगा जिसमें मेल गैमेट में मोटिलिटी है, बाकी में नहीं है, प्योरली पोलन ट्यूब है। देखो नेचर में जब इवोल्यूशन होता है तो इवोल्यूशन अचानक नहीं होता, ऐसे नहीं कि रातों रात बंदर से आदमी बन गया, बीच में भी तो स्टेजेस आएंगी ना। तो साइकस एक बीच की ऐसी स्टेज है जिसमें दोनों प्रॉपर्टी है। पुरानी प्रॉपर्टी लोअर प्लांट वाली ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट वाली जूडियोगैमी, एडवांस प्रॉपर्टी सिफोनोगैमी। साइकस में दोनों है, पाइनस में दोनों नहीं मिलेंगी, ये गायब हो जाएगी। सो साइकस शोज बोथ प्रॉपर्टीज। पाइनस इवोल्यूशन में इससे आगे है तो उसमें जूडियोगैमी गायब हो जाएगी, इसमें दोनों प्रॉपर्टीज प्रेजेंट है। तो ये बिल्कुल ऐसे डायरेक्ट सवाल बनता है कि साइकस में दोनों प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। फर्टिलाइजेशन में मेल गैमेट की मोटिलिटी भी रोल प्ले कर रही है और पोलन ट्यूब भी बन रही है जो पोलन चैम्बर से नीचे लेकर जा रही है मेल गैमेट को, और इन दोनों के साधन से क्या होगा? फर्टिलाइजेशन। अब यही बात जब मैं पाइनस में बोलूंगा तो पाइनस पोलन ग्रेन्स आर विंग्ड। अगेन डायरेक्ट पूछा जाने वाला क्वेश्चन, पाइनस में जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो विंग्ड होते हैं, विंग्ड होते हैं, उनमें विंग जैसे स्ट्रक्चर है, आपके सामने बनाकर दिखाया। ये पाइनस का पोलन ग्रेन है पूरा, इसमें ये साइड में आप देख रहे हैं ये विंग लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है। निश्चित सी बात है, विंग नाम दिया है तो ये एयर के थ्रू डिस्पर्सल होने में सहायता करते हैं, इनको हवा में तैरने में उड़ने में सहायता कर रहे हैं, एक प्रकार से दूर तक जाते हैं उड़कर ये विंग लाइक स्ट्रक्चर की सहायता से। ऐसे नहीं है पक्षी की तरह यूं करके उड़ रहे, नहीं, फिर भी एक फ्लैट ब्लेड जैसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, ये कहलाते हैं विंग्ड पोलन ग्रेन्स। पाइनस की प्रॉपर्टी, पाइनस में फर्टिलाइजेशन केवल किसके माध्यम से? सिफोनोगैमी। मतलब पोलन चैम्बर से नीचे जो मेल गैमेट जाएगा वो केवल पोलन ट्यूब से जाएगा, इसमें कोई मोटाइल स्ट्रक्चर नहीं है, कोई फ्लैजिला सीलिया नहीं है। दैट इज पोलन ट्यूब फॉर्म्ड बट मेल गैमेट नॉन मोटाइल। अगर मेल गैमेट में सीलिया फ्लैजिला कुछ होते, मोटिलिटी होती, तो मैं जूडियोगैमी भी लिख देता साथ में, पर यहां नहीं है। कंपैरिजन देख लो, साइकस बोथ जूडियोगैमी एंड सिफोनोगैमी, पाइनस के मामले में आपको मिलेगा केवल सिफोनोगैमी। बिल्कुल स्ट्रेट क्वेश्चन बनेंगे, बच नहीं सकता सवाल, जो आपको कंपैरिजन बता दिया। ये दोनों में तैयारी होगी फर्टिलाइजेशन की पोलन ग्रेन्स की। अब यहां पर पॉइंट आ गया कि क्या फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर का रोल है? नो। In gymnosperms, water is not required for fertilization. जिम्नोस्पर्म्स में फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। यहां पर ये पानी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है इनका फर्टिलाइजेशन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि आप लगातार ब्रायोफाइट में भी टेरिडोफाइट में भी ये कहते हुए आए हैं दैट वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर फर्टिलाइजेशन, यहां नहीं है। इससे पता चलता है कि जो जिम्नोस्पर्म है ये पहले ऐसे लैंड प्लांट हैं जिनका फर्टिलाइजेशन पानी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। दीज आर द फर्स्ट लैंड प्लांट। तो इनका जो सक्सेस रेट है लैंड पर वो ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट की तुलना में बेहतर है, क्योंकि पानी उपलब्ध होगा तभी अगली जनरेशन तैयार होगी, ऐसी इनकी निर्भरता नहीं है। कैसे फर्टिलाइजेशन हो रहा है आपके सामने, एग डायग्राम सहित बताया था। कहा था? आर्किगोनिया के अंदर मेल गैमेट आ गए, कहां से? पोलन ग्रेन से। कहां से आ गए मेल गैमेट? पोलन ग्रेन से। पोलन ट्यूब लेकर आई, तो एग पहले से आर्किगोनिया के अंदर है। पिछले डायग्राम को जरा यूज करो। और मेल गैमेट किसने प्रोवाइड करा दिए? पोलन ग्रेन। कोई वाटर नहीं लिखा है मैंने, फर्टिलाइजेशन हो गया। क्या बन गया? जाइगोट। और जाइगोट से क्या बन गया? एम्ब्रियो। सब किसके अंदर? ओव्यूल के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट, सब एनसीईआरटी की सीक्वेंस है।
अगेन आई से एवरी सीक्वेंस फ्रॉम एनसीईआरटी, सब एनसीईआरटी के सीक्वेंस एकदम टिप्स पे चाहिए मुझे आपकी, इसीलिए इतने डायग्राम हाथ से बना के यूज किए मैंने, मुझे टिप्स पर चाहिए आपकी बिल्कुल। इसी डायग्राम को और एक बार फाइनल बार यहां पर आपको दिखाऊंगा, इसको ऑब्जर्व करेंगे कि मतलब हम क्या अचीव करना चाह रहे हैं। ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर साइड में कवरिंग इंटेग्यूमेंट, उसके अंदर न्यूसेलस डिप्लॉयड टिश्यू जो पहले से था, नया क्या बना फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट में क्या बने आर्किगोनिया, पोलिनेशन से क्या आए पोलन ग्रेन, कहां से एंटर हुए माइक्रोपाइल, कहां जमा हुए पोलन चैम्बर में, पोलन चैम्बर में जमा होने के बाद नीचे जाने का साधन, साइकस में दो साधन, मेल गैमिट में सीलिया भी है और पोलन ट्यूब भी है, सो जूडियोगैमी एंड सिफोनोगैमी। पाइनस में केवल पोलन ट्यूब से नीचे क्या जाएंगे मेल गैमिट, कहां से जाएंगे कौन प्रोवाइड करेगा पोलन ग्रेन का जर्मिनेशन, मेल गैमिट पहुंच गए यहां और इस एग का फर्टिलाइजेशन कर दिया, तो जाइगोट कहां बनेगा, एग के फर्टिलाइजेशन से यही बनेगा ना, यही जाइगोट बनेगा और यही क्या बनेगा एम्ब्रियो। तो सीड के अंदर क्या तैयार हो गया, यहां ओव्यूल के अंदर क्या तैयार हो गया एम्ब्रियो तैयार हो गया। जैसे ही ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो तैयार हो जाएगा, फर्टिलाइज्ड ओव्यूल एम्ब्रियो बना देता है, देन इट इज कॉल्ड सीड। तब यही क्या कहलाता है, तब यही सीड कहलाता है। यहां पर ये पॉइंट जरा देखेंगे, ये लिखा कि ये एम्ब्रियो बन गया ओव्यूल के अंदर, लेकिन सराउंडिंग में जो एंडोस्पर्म थी पहले समझाया, एंडोस्पर्म इज फॉर्म्ड बिफोर फर्टिलाइजेशन, क्योंकि ये तो फीमेल गैमेटोफाइट है सराउंडिंग में, और इसलिए क्या है ये हैप्लॉइड है। एंडोस्पर्म वो टिश्यू होता है जो एम्ब्रियो को बाद में न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू एम्ब्रियो। एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम कौन करेगा एंडोस्पर्म, और ये एंडोस्पर्म क्या है फीमेल गैमेटोफाइट है और हैप्लॉइड है। ये यहां बना है एम्ब्रियो, यहां एम्ब्रियो बना है, तो यहां एम्ब्रियो को इसके चारों तरफ इमीडिएट चारों तरफ कौन है, ये फीमेल गैमेटोफाइट है, यही क्या प्रोवाइड करेगा न्यूट्रिशन, और यही फीमेल गैमेटोफाइट क्या कहलाएगा एंडोस्पर्म। यही थ्योरी वहां पर लिखी है, 4-5 स्लाइड आगे पूरी कनेक्टिविटी आ गई यहां पर ये आपके डिस्कशन के अंदर। और अब यहां पर जो अगला पॉइंट आपका डिस्कशन में आता है, इसी स्लाइड को जरा आप ऑब्जर्व करेंगे तीनों पॉइंट को, तब अगली स्लाइड पर जाऊंगा। तीनों इंपॉर्टेंट, सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब ये आ गया पॉइंट उसी को आगे बढ़ाने वाला। इन जिम्नोस्पर्म्स फर्टिलाइज्ड ओव्यूल हैज 3 जनरेशंस। ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है और बहुत गुड क्वालिटी का क्वेश्चन है। जिम्नोस्पर्म के फर्टिलाइज्ड ओव्यूल में 3 जनरेशंस के सेल पाए जाते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। कौन कौन सी 3 जनरेशन है? पेरेंट स्पोरोफाइट, सराउंडिंग में क्या दिखा रहा हूं, 4 बार डायग्राम दिखा चुका हूं। इंटेग्यूमेंट न्यूसेलस क्या थे पुराने डिप्लॉइड 2n, उसके अंदर बना फीमेल गैमेटोफाइट जिसमें आर्किगोनिया बने थे। आर्किगोनिया का तो फर्टिलाइजेशन हो गया, पर बाकी फीमेल गैमेटोफाइट तो एंडोस्पर्म के रूप में प्रेजेंट है। ये n 2n पुराना, फिर उसके बाद बना हुआ n, और आर्किगोनिया के फर्टिलाइजेशन से नया स्पोरोफाइट मतलब एम्ब्रियो तैयार हो गया, तो 2n। सो पुराना 2n n और नया बना हुआ 2n एम्ब्रियो, तो 3 जनरेशन के सेल होते हैं फर्टिलाइजेशन के बाद जिम्नोस्पर्म के सीड के अंदर। और यही फर्टिलाइज्ड ओव्यूल अब क्या कहलाता है? सीड कहलाता है। ओव्यूल फर्टिलाइज होने के बाद क्या हो गया? सीड हो गया। लेकिन शुरू से कहता आ रहा हूं, इस पर बाहर कोई फ्रूट की कवरिंग नहीं है। और एनसीईआरटी भी यहां आखिरी में आते हुए लिखता है कि सीड बन जाएगा जो कवर्ड नहीं होगा, सीड के चारों तरफ और कोई एक्स्ट्रा कवरिंग प्रेजेंट नहीं होगी। तो जो ओव्यूल वाला डायग्राम है जिसको मैंने 3-4 बार यूज किया है वही क्रिटिकल है। अब की बार बिना डायग्राम के बोलता हूं, जरा बोलेंगे। ये सराउंडिंग कवरिंग क्या बोलेंगे? इंटेग्यूमेंट, एंट्री माइक्रोपाइल, एंट्री क्या? माइक्रोपाइल। कौन एंटर हुए? पोलन ग्रेन। माइक्रोपाइल से कहां आकर जमा हो गए? पोलन चैम्बर में।
पोलन चैम्बर में जमा होने के बाद नीचे जाने के साधन, साइकस में 2 सीलिया एंड पोलन ट्यूब, पाइनस में 1 पोलन ट्यूब। फर्टिलाइजेशन हो गया किसका, आर्किगोनिया का। ओव्यूल के अंदर क्या बनेगा, जाइगोट, और उससे क्या बनेगा, एम्ब्रियो। ये बनने के बाद ओव्यूल क्या माना गया, फर्टिलाइज्ड। फर्टिलाइज्ड ओव्यूल ही क्या कहला रहा है, सीड। क्या इंटेग्यूमेंट के बाहर और कोई कवरिंग बनाई है मैंने, है ही नहीं। इसका मतलब ये और कोई इसमें कवरिंग नहीं होगी, सीड तैयार हो जाएगा जो और बाहर से कवर्ड नहीं होगा। पूरे अच्छे से एक एक लाइन एनसीईआरटी की एक्सप्लेन की है और एकदम क्लैरिटी आनी चाहिए इसके एक एक पॉइंट को समझने में। एनसीईआरटी जरूर देखनी है। एनसीईआरटी को जब तक आप देखेंगे नहीं, उसको एक एक लाइन को साथ में नहीं पढ़ेंगे, मैंने खूब उपयोग किया है, पर वो सारी लाइन उपयोग होंगी तो आपको एकदम क्लैरिटी से सारी चीजें दिखाई देंगी। जो लास्ट पार्ट है जिम्नोस्पर्म्स में, वो है जिम्नोस्पर्म्स का क्लासिफिकेशन। एनसीईआरटी ने ये शब्द तो उपयोग किए हैं पर क्लासिफिकेशन नाम से अलग से कोई हिस्सा नहीं दिया है। हम इसके बारे में जो मुख्य पॉइंट है उन्हीं को टारगेट करेंगे। 2 मेन ग्रुप्स हैं जिसमें जिम्नोस्पर्म्स को डिवाइड किया जाता है, साइकाडोफाइटा एंड कोनिफेरोफाइटा। थोड़ा आइडिया लगेगा आपको, जो साइकस वाला ग्रुप है वही क्या है, साइकाडोफाइटा है। और एक कोनिफर्स वाले ग्रुप की बात हुई थी, पाइनस जिसमें था, हाँ थोड़े और मेंबर्स भी आएंगे, वो कोनिफेरोफाइटा है। जैसे मैं पहले इनके रिप्रोडक्शन वगैरह, स्पोरोफिल वगैरह, गैमिट में भी हिंट देते हुए आया हूं, जो साइकस वाला ग्रुप है वो लेस एडवांस्ड है, ये लोअर जिम्नोस्पर्म्स कहलाते हैं। जबकि जो कोनिफर्स वाला ग्रुप है ये मोर एडवांस्ड है, ये हायर जिम्नोस्पर्म्स कहलाते हैं। मैंने आपको पीछे भी समझाया कि यहाँ पर जूडियोगैमी, सिफोनोगैमी दोनों था और यहाँ पर केवल क्या था, सिफोनोगैमी पोलन ट्यूब के ऊपर डिपेंडेंट थी। तो ये अंतर एडवांस फीचर वाला, पोलन ट्यूब के ऊपर निर्भरता होना, ये एडवांस फीचर है। अब इसमें क्या क्या केसेस आ गए। पहला ग्रुप ले लिया ये हमने, साइकाडोफाइटा। कोई ज्यादा नहीं, 2 एग्जांपल लिए हैं। एक नाम पहले भी लिया था, जामिया पिग्मिया। ये जो जामिया पिग्मिया है ये हमने एग्जांपल लिया था हर्ब्स में। जिम्नोस्पर्म में अगला एग्जांपल, ओनली एग्जांपल हर्ब्स का, बहुत छोटा पौधा होता है जिम्नोस्पर्म्स में। जामिया पिग्मिया ये भी साइकाडोफाइटा, ये साइकस वाले ग्रुप का प्लांट है। और एक डिटेल तो आपने साइकस का पढ़ाई, ये साइकस ही कॉमनली सागो पाम भी कहलाता है। सागो एक प्रकार का स्टार्च मटेरियल होता है जो इसके स्टेम से प्राप्त होता है। पहले भी मैं यहाँ पर कहकर आ चुका हूं कि इसमें लार्जेस्ट ओव्यूल होता है साइकस में, वो बोला था, यहाँ लिखा भी है। लार्जेस्ट मेल गैमिट होता है साइकस के अंदर, और इसके एम्ब्रियो में 2 कोटिलेडोन्स पाए जाते हैं। ये डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कहीं पर, 2 कोटिलेडोन्स। कोटिलेडोन्स जैसे आप देखते हैं ना दाल वाले पौधों में बीज के अंदर 2 भाग होते हैं, उन्हीं को बोलते हैं 2 कोटिलेडोन्स। 2 कोटिलेडोन्स पाए जाते हैं। फिर साइकस के केस में मैंने पीछे स्पोरोफिल पर भी बोला था, फिर यहां पर भी लिख दिया। मेगा स्पोरोफिल तो है लेकिन वो कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होकर फीमेल कोन नहीं बनाती, डू नॉट फॉर्म। इसमें फीमेल कोन स्ट्रक्चर नहीं बनता है क्योंकि कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट नहीं है। मैंने डायग्राम सही दिखाया था कि वहां पर कोई स्पष्ट कोन लाइक स्ट्रक्चर बनता नहीं है। ये साइकाडोफाइटा के साधारण पॉइंट आ गए। मेन एग्जांपल ये साइकाडोफाइटा के, मेन तो टारगेट आप देख रहे हैं साइकस ही है, उसी के बारे में जानकारी चाहिए आपको। फिर यहां पर अगला ग्रुप आ गया कोनिफेरोफाइटा का। कोनिफेरोफाइटा में 4 ऑर्डर्स आते हैं। सबसे पहला जो ऑर्डर है वो है जिंकोइल्स। जिंकोइल्स में मेल गैमिट मोटाइल है। ये हायर जिम्नोस्पर्म जरूर है लेकिन इनका जो लोअर ऑर्डर है उसमें साइकस की तरह आपको मेल गैमिट मोटाइल मिलेंगे। मेन एग्जांपल जिंको बाइलोबा, मेन एग्जांपल जिंको बाइलोबा। कुछ ज्यादा नहीं, बस यही 2 पॉइंट याद करने हैं। फिर कॉर्डेटेल्स। कॉर्डेटेल्स जो है कुछ भी नहीं याद करना है, एक्सटिंक्ट ग्रुप है। मतलब ये होगा जिंकोइल्स में एक एग्जांपल याद करने वाला हो गया, उसी के नाम से ही आ रहा है जिंको बाइलोबा, एकदम आसान है। तो ये 2 ऑर्डर के बारे में बहुत ही सीमित इंफॉर्मेशन है। कहाँ ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिएगी बताऊंगा। ये मेन ग्रुप है कोनिफेरल्स। ये जो कोनिफेरल्स ऑर्डर है ये सबसे बड़ा ग्रुप है जिम्नोस्पर्म्स में, लार्जेस्ट ग्रुप इन जिम्नोस्पर्म्स, जिसमें चीड़ वगैरह के जो प्लांट आते हैं, पाइन ट्रीज वगैरह आते हैं,
ये सबसे बड़ा ग्रुप है। इसके जो मेंबर्स हैं ये क्या कहलाते हैं? कॉनिफर्स कहलाते हैं। इसी शब्द का उपयोग एनसीईआरटी ने भी किया था, कॉनिफर्स। और ये ट्रीज कॉमनली पाइन ट्रीज के नाम से जाने जाते हैं, पर इनमें अलग अलग स्पीशीज हैं। मैंने कुछ महत्वपूर्ण स्पीशीज के, इंपॉर्टेंट स्पीशीज के एग्जांपल्स लिए हैं जिनसे डायरेक्ट एक एक लाइन के क्वेश्चन बन जाते हैं। सबसे पहले ये पाइनस जिरार्डियना का, पाइनस जिरार्डियना ये चिलगोजा पाइन कहलाता है, इट इज रेफर्ड एज चिलगोजा पाइन। फिर पाइनस रॉक्सबुर्गी, ये कॉमन पेड़ है जो चीड़ का पेड़ कहलाता है, पाइनस रॉक्सबुर्गी, चीड़ पाइन जिसको बोलते हैं, CHIR भी लिखते हैं, चीड़ पाइन ही ये कहलाता है। सिट्रस देवदारा, ये इंडिया का काफी कॉमन पाइन ट्री है जो हिंदी में देवदार कहलाता है। हाँ, देवदार सही पढ़ना है, देवदार कहलाता है। सिट्रस देवदारा जो इंडिया के हिल स्टेशन है जैसे नैनीताल वगैरह, उनमें ये देवदार के जो वृक्ष हैं, देवदार के जो पेड़ है, ये काफी मात्रा में पाए जाते हैं। ये इंडिया का काफी कॉमन पाइन ट्री है देवदार। इनके नाम जानने जरूरी है, एनसीईआरटी ने नाम नहीं लिए पर ये जनरल क्वेश्चन बनते हैं इनमें। टेक्सास एक कॉमन पाइन ट्री है, जरूरी नहीं पाइन ट्री के नाम में पाइनस आए, ये सब पाइन ट्री है। ये एक मेडिसिन की सोर्स है जिसका नाम है टैक्सोल। टैक्सोल डायरेक्ट बनने वाला क्वेश्चन है एकदम। ये एक महत्वपूर्ण एंटी कैंसर मेडिसिन है। सो टैक्सोल अलग से भी क्वेश्चन बन सकता है, इज एन एंटी कैंसर मेडिसिन ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ पाइन ट्री कॉल्ड टैक्सस। फिर थोड़ा डेली लाइफ में जो आप देखते हैं, जैसे जो क्रिसमस ट्री होता है वो भी एक प्रकार का पाइन ट्री है। ये एरोकेरिया, ये जो एरोकेरिया है ये एक प्रकार का पाइन ट्री है जो क्रिसमस ट्री है। और जो आखिरी यहां पर इसका ऑर्डर आ गया, दैट इज नीटेल्स। क्या कहलाता है? प्रोनाउंसिएशन नीटेल्स प्रोनाउंस होता है। नीटेल्स सबसे एडवांस जिम्नोस्पर्म्स है, मोस्ट एडवांस्ड जिम्नोस्पर्म्स है नीटेल्स। इनमें वेसल्स प्रेजेंट होती हैं। आप याद करो जाइलम में शुरू में मैं कहता आया था जिम्नोस्पर्म के जाइलम में वेसल्स नहीं है, लेकिन जो सबसे एडवांस जिम्नोस्पर्म्स हैं उनमें वेसल्स आ गई हैं। धीरे धीरे इवोल्यूशन होता है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि एंजियोस्पर्म के कुछ फीचर आने शुरू हो गए, जाइलम में वेसल्स प्रेजेंट है। अगेन इंपॉर्टेंट फीचर आर्किगोनिया एब्सेंट। जैसे ही मैं कहूंगा आर्किगोनिया एब्सेंट तो आप सवाल कर सकते हैं आर्किगोनिया एब्सेंट तो फिर एग कहां होगा? एग डायरेक्टली फीमेल गैमेटोफाइट में रखा होगा, आर्किगोनिया नहीं होगी। मतलब ये भी एक एडवांस फीचर है क्योंकि एंजियोस्पर्म्स में आर्किगोनिया नहीं पाई जाती। तो ये दोनों ही फीचर बहुत इंपॉर्टेंट है जो इसको एंजियोस्पर्म के पास लेकर जा रहे हैं। जाइलम में वेसल्स का प्रेजेंट होना और फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर आर्किगोनिया का एब्सेंट हुआ। ओव्यूल के अंदर जो फीमेल गैमेटोफाइट बना था उसमें आर्किगोनिया नहीं है, एग डायरेक्टली रखा हुआ है। 3 मेन एग्जांपल, नीटम एफेड्रा वेल्विशिया, पहले भी नाम लिया था मैंने इनका वेसल्स प्रेजेंट वाले एक्सेप्शन में। नीटम एफेड्रा वेल्विशिया, ये तो नाम हो गए याद करने के। फिर एफेड्रा पर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। एफेड्रा एडवांस है, इसका मेंबर जरूर है, पर यहां उल्टा एक्सेप्शन है, वो है आर्किगोनिया प्रेजेंट। सामान्य रूप से नीटेल्स में आर्किगोनिया एब्सेंट होती है, लेकिन एफेड्रा ऐसा मेंबर है जिसमें आर्किगोनिया प्रेजेंट है। और इसमें एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आ गई अगेन मेडिसिन की। इससे एक मेडिसिन प्राप्त होती है एफेड्रिन, जो अस्थमा में काम आती है, अस्थमा के ट्रीटमेंट में काम आती है। ये एकदम ऐसे डायरेक्ट एक एक लाइन के सवाल वाली जीके टाइप इंफॉर्मेशन आपको यहाँ इनके क्लासिफिकेशन में ज्यादा दिखेगी। सारी स्टोरी और भरपूर डायग्राम्स के साथ पूरा मैंने जिम्नोस्पर्म को एक्सप्लेन किया है। इसको यूज करेंगे, खूब अच्छे से समझेंगे, वही जो मैं मेथड बोलता हूं, यूज दिस लेक्चर, दिस डायग्राम्स, इसमें भी मैंने थ्योरी लिखी है, प्लस एनसीईआरटी, ये सब मिलकर एकदम भरपूर आपकी फुल तैयारी हो जाएगी, कुछ आपकी नजर से बचेगा नहीं। इसको रिवाइज करेंगे अच्छे से और एकदम फुल इसके ऊपर कमांड लेकर आएंगे। इसके साथ ये हमारा जो जिम्नोस्पर्म का डिस्कशन है वो कंप्लीट होता है। वी कंप्लीट द डिस्कशन ऑफ जिम्नोस्पर्म्स।